ओके दोस्तों, तो फिर कल का हमारा जो टॉपिक था संविधान संशोधन, मैंने कहा था कि इस टॉपिक को हम आज कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। आज हो जाएगा लगभग हमारा, मतलब मोस्टली तो मैंने इसमें आपको बता दिया है, बहुत कुछ हमारा बात हो चुकी है कि हमारे संविधान में तीन प्रकार के संशोधन थे, है ना। संविधान में तीन प्रकार के संशोधन है और आर्टिकल 368 के अंतर्गत दो प्रकार के संशोधन है जो हमने कल बातचीत इस बारे में कर चुके थे। ठीक है, हम कल क्या पढ़ चुके थे, आपको एक बार मैं रिवाइज थोड़ा देख लेता हूँ। हमने कल हमने कल तीन चीज़ें पढ़ी थी, है ना। कि पहला तो ये कि जो तीन प्रकार के ये अपने साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन, ये तीन टॉपिक हमने क्लियर, मतलब तीन चीज़ें क्लियर, एक, दो और ये तीन, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, और ये कैसे कैसे संविधान संशोधन होते हैं ये भी मैंने आपको सब बता दिया था। ठीक है, जैसे कि अपने साधारण बहुमत, तो साधारण बहुमत के लिए क्या आवश्यकता होगी, हमें साधारण बहुमत के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है। ठीक है, कोई भी साधारण बहुमत चाहिए, लोकसभा संसद में उपस्थित प्लस मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक संख्या। ठीक है, ये साधारण बहुमत हो जाएगा। कल समझा दिया था मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल लगभग मान लो मतलब 100 सदस्य है। ठीक है, 100 सदस्य है तो उसके लगभग 51 सदस्य का समर्थन मिलेगा तो ये संशोधन हो जाएगा। ठीक है, ये अपने कहा था, बात हुई थी। दूसरा दूसरा हमारे कल बात हुआ था दूसरा हमारा कल बात हुआ था ये आर्टिकल 368(1) का। ठीक है, ये और 368(2) का। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैंने साधारण बहुमत बता दिया था। एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने कल भी बोला था आपको कि ये आर्टिकल सारे याद रखना, जैसे कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 11, आर्टिकल 169, आर्टिकल 239 क और अनुसूची 2, अनुसूची 1, 2, 5, 6, 7, 8, ये सारी चीज़ें, ये सब साधारण बहुमत से संशोधन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, फिर मैंने बताया था आपको कि विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत में संविधान में हमारे जितने भी आज तक संविधान संशोधन हुए हैं ना, जैसे आप अभी अपन पढ़ते हैं 1 से लेकर अभी 105वां संविधान संशोधन तक हो चुका है, तो ये मोस्टली सारे संशोधन इसी में हुए हैं ना। तो हम इतना सब कुछ पढ़े कि किस किस क्षेत्र में संविधान संशोधन हो सकते हैं, इससे बेटर है ना हम सेकंड पे फोकस करें। हमने फर्स्ट पे फोकस किया, अब हम सेकंड पे फोकस करते हैं। अगर इसके सारे विषय हमें समझ में आ गए, इसके सारे विषय हमें समझ में आ गए, तो बचेगा क्या, जो बचेगा वो सब इसी में तो होगा, जो बचेगा वो सब इसमें होगा, सीधी सी बात है ना। चलो ठीक है, तो हमने कल इसमें भी हम डिस्कस कर चुके थे, है ना। आज टॉपिक में क्लास को ज़्यादा खींचूंगा नहीं, मैं फटाफट आपको बता के ख़त्म करता हूँ कल की बात। फिर हमने बचा हुआ संशोधन इसमें पढ़े थे कल। ठीक है, ये संविधान विशेष बहुमत वाला संशोधन पढ़ा था हमने। विशेष बहुमत में मैंने आर्टिकल एक बार पास मतलब वापस आपको रिवाइज करा देता हूँ मैं। ठीक है, आर्टिकल में आपको रिवाइज करा देता हूँ फिर से। ये देख लो, ये सारे आर्टिकल थे, इनमें विशेष बहुमत की जरूरत थी मुझे, है ना। कि विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन। राज्यों का अनुसमर्थन क्यों चाहिए, क्योंकि वो जो संशोधन होंगे वो राज्यों पे इम्पैक्ट करेंगे ना, राज्यों पे इनका प्रभाव पड़ेगा। और राज्यों का जब राज्य उनसे प्रभावित हो रहे हैं तो सीधी सी बात है ना कि राज्यों का समर्थन लेने की जरूरत पड़ेगी हमें। तो वो सारे आर्टिकल्स थे, उसमें आर्टिकल एक तो 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। ठीक है, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। ठीक है, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है ना, पूरी रीति पर, मतलब किस प्रोसेस से किस प्रोसेस से राष्ट्रपति का निर्वाचन पूरा होगा। इसके लिए आपको अलग से राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, उसमें सारे डिटेल्स बताए हो कि एकल संक्रमण गुप्त मत प्रणाली क्या होती है, अब तक दूसरी मत प्रणाली से यहाँ दूसरी वरीयता के आधार पर किसे राष्ट्रपति के आधार पर चुना गया है ना, वीवी गिरी को। तो ऐसे बहुत सारी टॉपिक्स हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन अभी ये हाल फिलहाल के लिए ये चीज़ है। फिर उसके बाद संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, आर्टिकल 73, ये भी विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन। 162, आर्टिकल 241, आर्टिकल 279 क। फिर ये सारे आर्टिकल 141 से, ये सारे आर्टिकल है ना, 141 से 141 से 151, 214 से 232, ये भाग 5 के अध्याय 6 है। इसमें दिया हुआ है हमें कि भाग 5 के अध्याय 4 के फिर ये आर्टिकल 124 से 151, 214 से 232 भाग 6 के अध्याय 5, फिर 245 के ये सब आर्टिकल, फिर 7वीं अनुसूची के किसी भी विषय में अगर हमें संशोधन करना हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें है। और फिर खुद आर्टिकल 368 और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अनुसूची 4, इन सब में अगर हमें संशोधन करना, देखो मोस्टली सारी अनुसूचियाँ उस साधारण संशोधन में आ गई थी। ये अनुसूची 4 जो है स्पेशली हमें याद रखनी, अनुसूची 4 में है अगर हमें कुछ संशोधन करना है, अनुसूची 4 और अनुसूची 7, इसमें अगर हमको संशोधन करना है ना, अनुसूची 4, ये देखो, ये अनुसूची 4 और ये अनुसूची 7 और अनुसूची 4, अगर इसमें हमें कुछ संशोधन करना है तो इसके लिए हमें विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। चलो ठीक है, इस बात को खत्म करते हैं अभी। ठीक है, और विशेष बहुमत क्या होता है, 2/3 होता है। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था कल आपको। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, है ना, एक चीज़ मैंने कल आपको बताई थी, ये अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर।
मैंने कहा था कि इसमें जो संविधान संशोधन होंगे ना, इसमें जो संविधान संशोधन होंगे ना, वो मूलभूत ढांचे देखो, मैंने कहा था ना संघात्मक ढांचा, मैंने बताया था कल आपको संघात्मक ढांचा, ये देखो, ये संघात्मक ढांचा है ना। मतलब मैंने क्या कहा था कि इसमें जो मूलभूत ढांचे में कुछ परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अगर उनमें अपन परिवर्तन कर रहे हो, राज्य इससे इम्पैक्ट हो रहे, तो फिर उसमें विशेष बहुमत और राज्यों का आंदोलन समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो ये हमारे संघात्मक ढांचे। अब एक वाद आया था, केशवानंद भारती केस, है ना, केशवानंद भारती केस, ठीक है, मैं आपको इस बात के बारे में बता देता हूँ कुछ। केशवानंद भारती वाद आया था 1973 की बात है ठीक है, सॉरी, 1973 की बात है, केशवानंद भारती केस आया था। केशवानंद भारती केस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो, मतलब एक जब कोई वाद आता है तो कोई एक बात लेके नहीं आता है ना, कि ये वाद आया, इसने कोई एक बात कह के चला गया, है ना, ऐसा नहीं होता है। वो एक वाद आएगा तो बहुत सारी सिफारिश से लेके आएगा, अपनी मौलिक अधिकारों से लेके कोई बात लेके आ जाएगा, कोई अदर चीज़ से लेके, है ना, तो ये सारी बातें लेके आ जाएगा। तो हमें इस बारे में अभी मैं इतनी नहीं करूँगा गहरे से बात कि क्या ये बात अपन ये मौलिक अधिकार वगैरह सब पढ़ेंगे ना, उस पर समिति आएगी, उसमें बात आएंगे, तो वो अपन अच्छे से करेंगे उस टाइम। और मैं शॉर्ट नोट बनाऊंगा इसके, तो उसमें फिर अपन शॉर्ट्स जो होंगे ना ये वीडियो के, तो उसमें अपन बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। चलो फिर तो केशवानंद भारती केस में हमें मूल ढांचे का सिद्धांत मिला। क्या मिला हमें? हमारे भारत को या हमारे संविधान को मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती केस से मिला। इसमें उन्होंने ये कहा कि भाई हम संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन संविधान के जो मूल ढांचा है उसको परिवर्तित नहीं कर सकते, है ना। मूल ढांचे में कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है हमें। देख लो आधारभूत ढांचे, है ना, एक सेकंड ना, आधारभूत ढांचे का मैंने क्या मतलब बताया यार, ये क्या हो रहा है पीडीएफ पे, ठीक है। आधारभूत ढांचे का मैंने क्या मतलब बताया आपको? आधारभूत ढांचे वे ढांचे, ठीक है, आधारभूत ढांचे, है ना। आधारभूत ढांचे से क्या मतलब बताया हमने कि कानून परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना। आधारभूत ढांचे, हाँ, आधारभूत ढांचे वे ढांचे जिनमें संसद कानून बनाकर परिवर्तन नहीं कर सकती, है ना, जिनमें संसद सामान्य कानून बनाकर परिवर्तन नहीं कर सकती, है ना। उसके लिए विशेष बहुमत, राज्यों का कानून समर्थन, वो सब कुछ चाहिए होगा, तब जाके ये ढांचे चेंजेज हो गए। तो ये केशवानंद भारती केस से आया। तो फिर अभी हमारे संविधान को अब हमने शब्द तो दे दिया, है ना। एक चीज़ है, मैं आपको कोई चीज़ समझाता हूँ, है ना। एक चीज़ है, हमने कह दिया कि आधारभूत ढांचे, है ना, आधारभूत ढांचे, ठीक है, आधारभूत ढांचे। अब आधारभूत ढांचे क्या लेने से केवल फर्क थोड़ी पड़ेगा अपने संविधान पे कि अब सबसे बड़ा समस्या तो ये है ना कि इसमें आते क्या है ना। मैंने कह दिया कि वहाँ पर जाके ये हो जाओगे, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि उस जगह पे क्या लेने जाए, क्या चीज़ है, क्या मतलब है वहाँ जाने का, औचित्य क्या है हमारा। तो आधारभूत ढांचे का भी यही है कि आधारभूत ढांचा केवल शब्द देने से नहीं चलेगा, है ना। आधारभूत ढांचा शब्द दिया है तो उस आधारभूत ढांचे में कौन कौन से शब्द आएंगे, किस किस प्रावधानों को हम ले, जो मूल ढांचे को, जो हमारे मूल ढांचा बने, है ना। हमने कह दिया कि ये हमारे मूल आधारभूत ढांचा है, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कौन सा मूल आधारभूत ढांचा है ना। ये हमें पता होगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे और कहेंगे कि नहीं इसमें संशोधन मत करो, ये तो हमारा मूल आधारभूत ढांचा है ना। फिर हमें कुछ दूसरा मूल आधारभूत ढांचा पता चलेगा, उसमें कहेंगे नहीं नहीं ये इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते, ये भी हमारा मूल आधारभूत ढांचा है। तो वो मूल आधारभूत ढांचे वो किस किस वाद में किस किसने दिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने टेबल बनाई है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप देख लेना एक बार कि जो ये मूलभूत ढांचे हैं ना, ये किस किस वाद में दिए गए थे। ये मूलभूत ढांचा आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, एक सेकंड यार। ठीक है, तो ये मूलभूत ढांचे का सिद्धांत है। अब मूलभूत ढांचे में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, केशवानंद भारती केस क्या है। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, ठीक है, केशवानंद भारती, है ना। केशवानंद भारती कब आया? देखो ये 1973 में आया। इसने क्या मूलभूत ढांचा, इसने बताया कि उस टाइम जब आया ना, उसी टाइम इसने कुछ शब्द कहे थे कि एक तो संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, फिर शक्तियों का पृथक्करण, फिर संघात्मक प्रकृति और देश की संप्रभुता, ठीक है। तो संविधान की सर्वोच्चता, क्या क्या शब्द कहे इन्होंने? संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, है ना, संविधान की सर्वोच्चता और शक्तियों का पृथक्करण, संघात्मक प्रकृति और देश की संप्रभुता, ठीक है। ये बात, ये सारे जो चीज़ें होगी वो हमें केशवानंद भारती केस से हमें ये मूल, मतलब इनके कहने का मतलब ये था कि केशवानंद भारती ने कहा कि अगर संविधान की सर्वोच्चता में कोई उल्लंघन करेगा, यार सॉरी, केशवानंद भारती में केस में ये बताया हमें कि संविधान की
सर्वोच्चता है ना, जिससे संविधान की सर्वोच्चता खंडित होती हो, है ना, जिससे शक्तियों का पृथक्करण मतलब इसमें पृथक्करण में हस्तक्षेप होता हो कि शक्तियों का पृथक्करण किए रखा हमने कर रखा और उस शक्तियों को हम केंद्रीकरण कर रहे हैं, है ना, तो वो उसमें अगर हस्तक्षेप होता हो, या हमारी संघात्मक प्रकृति है ना, जो हमने संघात्मक प्रकृति अपनाई हुई है, संघात्मक शासन व्यवस्था जो हमारी ब्रिटेन से ली हुई है, वो संघात्मक प्रकृति या देश की संप्रभुता, इस पर अगर कुछ असर पड़ता है तो वो फिर हमारे मूल ढांचा होगा, और इनमें कुछ भी अगर चेंजेस करना पड़ा इन सब चीज़ों में, तो फिर वो जो संशोधन होगा वो विशेष बहुमत वाले राज्यों का अनुसमर्थन से होगा। समझ में आ रहा है आपको ये चीज़ें। उसी के बाद आया 1975 में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस। ठीक है, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस। इसमें क्या हुआ कि विधि का शासन, न्यायिक पुनरावलोकन, विधि का शासन, न्यायिक पुनरावलोकन और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, ये 3 शब्द इन्होंने कहा कि अगर विधि का शासन, न्यायिक पुनरावलोकन और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, ये हमारे जो है वो संविधान के मूलभूत और आधारभूत ढांचे हैं, इनमें चेंजेज हमको नहीं करना है। ठीक है, कौन कौन से? विधि का शासन, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस 1975, विधि का शासन, न्यायिक पुनरावलोकन, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली। ठीक है, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, ये भी ध्यान रखना, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली क्या है? निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, ये भी हमें इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस 1975 से मिला। ठीक है, उसके बाद आता है मिनरल मिल्सवाद 1980। मिनरल मिल्सवाद आप जानते हो मिनरल मिल्स किससे संबंधित है? ये हर घर तिरंगा से संबंधित। हर घर तिरंगा फहराने का जो हमें जो आज़ादी मिली है ना, हर घर तिरंगा फैलाने की जो स्वतंत्रता मिली है, वो इसी बात से मिली थी हमें, है ना। और इन्होंने क्या कहा था कि मूल अधिकार तथा डीपीएसपी का संतुलन बताया था। देखो, हमेशा से ही मूल अधिकारों और डीपीएसपी जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, ये जो डीपीएसपी है ना, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो मतलब राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ना, और मूल अधिकार, इन दोनों में हमेशा गड़बड़ चलती रही है। हमें कुछ आर्टिकल से हमें ऐसा देखने को मिलता है कि मूल अधिकार ज़्यादा प्रभावी है। कोई आर्टिकल ऐसे भी आते हैं जो हमें ये बताते हैं कि नहीं डीपीएसपी मूल अधिकार पर ज़्यादा प्रभावी है। तो ये सब वाद चलता था। तो मिनरल मिल्स वाद के बाद ये फाइनल कर दिया गया। मिनरल मिल्स वाद के बाद इस चीज़ को समझा गया था कि भाई मूल अधिकार और डीपीएसपी में संतुलन, इन दोनों का संतुलन किया गया था उस समय। ठीक है, और फिर मिनरल मिल्स ने कथन कहा था कि भाई डीपीएसपी और मूल अधिकार दोनों एक ही रथ के पहिए के समान है, हम उनमें अलग से विभेद नहीं कर सकते, है ना। वो मूल अधिकार अपनी जगह सही है और डीपीएसपी अपनी जगह सही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उस टाइम। ओके, चलो उसके तो हमें क्या याद रखना है? मूल अधिकार तथा डीपीएसपी में संतुलन। क्वेश्चन कैसा बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से मूल अधिकार तथा डीपीएसपी का संतुलन एक आधारभूत ढांचा किस वाद के तहत निर्णित किया गया था, है ना। तो फिर हमें याद होना चाहिए कि मिनरल मिल्स वाद 1980। ठीक है, उसके बाद आता है एसपी गुप्ता बनाम राष्ट्रपति। एसपी गुप्ता बनाम राष्ट्रपतिवाद, उसमें सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता, एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता 1982, इसको हमने बनाया था। फिर एसआर बोम्बईवाद, इन्होंने धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष को बोला था। ये जो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष जो हमारा शब्द है ना, इस संविधान में जो पंथ निरपेक्ष के बारे में जो भी प्रावधान किए गए, अगर उसमें आप संशोधन करोगे तो उसमें भी विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। ठीक है, और आधारभूत ढांचा उन्होंने बताया था। ठीक है, फिर एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। उन्होंने कहा था न्यायिक पुनरावलोकन। देखो, न्यायिक पुनरावलोकन इंदिरा गांधी बनाम, उसमें भी इसी बात को दोहराया गया था और अब वापस इसी बात को दोहराया गया। एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ ने न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते। ये सारी चीज़ें बताई मैंने आपको। अब इनको आपको याद करना होगा। इसको है ना, आप रटो, जैसा कर सकते हो करो, है ना, रटो, इसको रोज रिवाइज करो। बट अच्छे से क्वेश्चन, ढंग के क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा। छोटे मोटे क्वेश्चन आर्टिकल पूछ लेते हो तो हर कोई बता देगा, और बाकी ये ढंग के क्वेश्चन ये यहाँ से बन सकते हैं ना, कोई अच्छे लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है। देखो, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने जितना बेस्ट हो सके ना उतना दिया है अपना, है ना, और मैं ट्राई करूँगा कि जितना बेस्ट हो सके अभी आपको दूँ मैं, ना। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कई बार बनता है ना कि आर्टिकल 368 में है ना, आर्टिकल 368 में 3 बार संशोधन हो चुका अब तक। कितनी बार? 3 बार। आर्टिकल 368 में 3 बार संशोधन हो चुका है। 3 बार संशोधन आर्टिकल 368 में हो चुका है ना। अपने कहा था कि आर्टिकल 368 में संशोधन के लिए कितनी की आवश्यकता होगी? तो आर्टिकल 368 में संशोधन के लिए हमें विशेष बहुमत राज्यों का अनुसमर्थन लेना होगा, है ना। तो वो खुद आर्टिकल 368 में भी संशोधन हमने 3 बार कर लिया है ना अब तक। कौन सा? एक तो 7वां संविधान संशोधन, एक 24वां संविधान संशोधन, एक 42वां संविधान संशोधन। अब 7वां संविधान संशोधन 1956, इसमें हमने क्या संशोधन किया था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम वही फजल अली आयोग आया था उस समय, 7वां संविधान संशोधन उसी की सिफारिश पर हुआ था। फिर इसमें क्या किया गया हमने कि प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ब विलुप्त कर दिए थे हमने, भाग क और भाग ब विलुप्त कर दिए थे। ठीक है, प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ब, है ना, ये हमने
विलुप्त कर दिए थे, बरोबर। वो संपत्ति से संबंधित उस समय लाना हमारा जरूरी था ये, ठीक है। तो उस टाइम आया था। तो प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ब विलुप्त कर दिए थे। उसके बाद आता है 42वां संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ था। ये 368 के अंदर संविधान संशोधन बता रहा हूँ मैं आपको, खुद 368 के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आर्टिकल 368 में उपखंड फर्स्ट एंड उपखंड थर्ड जोड़े गए तथा उपखंड सेकंड में किया गया संशोधन। क्या किया गया? संशोधन। मतलब कि 24वां संविधान संशोधन 1971 है ना, 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें क्या किया गया कि उपखंड 2 और उपखंड 1 और 3 तो जोड़े गए, और उपखंड 1 और 3 जोड़े गए, उपखंड 1 और 3 तो जोड़े गए एंड उपखंड 1 और 3 जोड़े गए, और 2 में किया गया, 2 जो था ना उसमें पहले से था लेकिन उसमें संशोधन किया गया, और 1 और 3 स्पेशली जोड़े गए उसके अंदर, ठीक है। तो वो कौन कौन से 1, 2, 3 में आपको इस बारे में चर्चा करते हैं अपन। उपखंड 1 में है कि संसद को संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्तन निरसन के रूप में संशोधन की शक्ति होगी। ये गोलकनाथवाद के कारण हमें मिलता। उपखंड 1 में कहा गया कि भाई संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन, मतलब उसमें बढ़ाना, उसमें परिवर्तन करना या उसमें कुछ खत्म करना, मतलब कुछ समाप्त करना चीज़ें, वो सब संशोधन के रूप में संसद के पास शक्ति होगी, मतलब संसद ये सब कर सकती है, ठीक है। ये हमें बताया था। ये गोलकनाथवाद के कारण हुआ था। गोलकनाथवाद आया था 1967 में। उस समय ये बात है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद था ये, ठीक है। उसके बाद आता है उपखंड 3। मैंने उपखंड 3 की बात कर रहा हूँ, है ना। उपखंड 3 में आर्टिकल 13(4) जो हमें पता है ना, विधि की परिभाषा में, ये हमने 24वें संविधान संशोधन 1971 विधि की परिभाषा में हमने संविधान संशोधन शब्द का उल्लेख नहीं था। तो सबसे उस समय मुद्दा बना हुआ था कि भाई संविधान संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता मौलिक अधिकार में। तो ये फिर आर्टिकल 13(4) जुड़ा था 24वें संविधान संशोधन 1971 में, और उसमें कहा था कि भाई फंडामेंटल जो हमारे राइट्स है ना, मौलिक अधिकार, उसमें हम संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब कुछ विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी इसके लिए, और प्लस राज्यों का समर्थन वो सब चाहिए होगा, लेकिन हम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये उपखंड 2 मतलब कि सब पार्ट है ना, और राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। मतलब कि ये संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति को, या अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किस आर्टिकल के तहत कर दिया गया? तो वो था 24वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 24वां संविधान संशोधन, 24वां है ना। ये 24वां संविधान संशोधन था जिसे हमें बाध्य कर देगा राष्ट्रपति को। मतलब सवाल अभी बीच में भी आया होता है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया था? तो वो 24वां संविधान संशोधन था, ठीक है। एक सवाल ये बनता है कि किसी भी मतलब संसद द्वारा भेजे गए किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया था, वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो अपना था 42वां संविधान संशोधन। इंदिरा गांधी के समय इंदिरा गांधी जी ने मतलब राष्ट्रपति को पूरी तरह से बाध्य संविधान संशोधन तो 24वें में कर दिया था कि भाई संविधान संशोधन विधेयक अगर उनके पास जाता है तो फिर उनको मतलब साइन करने ही करने हैं। लेकिन उन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया अपने इंदिरा गांधी के समय। तो उन्होंने कह दिया कि केवल संविधान संशोधन ही नहीं, इसके अलावा भी अगर कुछ है, इसके अलावा भी जो भी विधेयक संसद से पारित होकर जाते हैं वहाँ पर राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें बात हुई। उसके बाद आर्टिकल 368 में उपखंड 4 और 5, ये अब हम 42वें संविधान की बात करते हैं। ये हो गए 1, 3 और 4, ठीक है। एक जोड़ा, 3 जोड़े और 2 जोड़े, 1, 2, 3 जोड़े गए, ठीक है। ये 24वें संविधान संशोधन के तहत। अब हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। 42वां, ये मैंने थोड़ा इस तरफ लिखा है 42वां संविधान संशोधन, ये यहाँ से ये है पूरा, ठीक है। तो अपन इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, इस बारे में। तो इसमें क्या हुआ कि मैं आपको बता दूं थोड़ा। आर्टिकल 368 में उपखंड 4 और 5 जोड़े गए, ठीक है। आर्टिकल 368 में उपखंड 4 और 5 जोड़े गए केशवानंद भारती केस में। और ये कब जोड़े गए? केशवानंद भारती केस में 42वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 368 में देखो, आर्टिकल 368 में 24वें संविधान संशोधन के तहत तो क्या जोड़ा गया? 1, 2 और 3, ये है ना, मैंने बताया था ना अभी आपको, 1, 2 और 3 जोड़े गए। ये 1 जोड़ा, ये 2 जोड़े और ये 3 जोड़े। अब 4 और 5 कब जोड़े गए? केशवानंद भारती केस की वजह से। कब जोड़े? 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। 4 और 5 जोड़े गए। अब 4 और 5 में बात थी क्या? तो उपखंड 4 में लिखा था कि संसद की संविधान संशोधन करने की
असीमित शक्ति, मतलब कि संसद किसी भी तरह से संविधान संशोधन कर सकती है, उसके पास फुल पावर है ना। वो कोई भी इसको न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस संसद ने जो बात कह दी राष्ट्रपति भी साइन करेगा। मैं कह रहा हूँ ना, वो राष्ट्रपति को बाध्य कर देता साइन के लिए। ये 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और उपखंड 5 में कहा गया कि इन संशोधन की किसी न्यायालय में किसी भी प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब संसद ने कोई संशोधन कर दिया संविधान में तो वो न्यायालय में भी प्रश्नगत नहीं होगा। ये इंदिरा गांधी जी के समय बहुत कुछ संविधान में हेरफेर हुआ था उस टाइम, ठीक है। मतलब कुछ ज़्यादा हुआ था उस टाइम। तो बस उसी के चलते ये 2, 4 और 5 ऐड किए गए। तो फिर क्या हुआ कि इनको है ना चुनौती दी कि भाई ये गलत कर रहे हो आप, है ना। अगर आप इस तरह से संविधान संशोधन करोगे तो फिर लोकतंत्र का मतलब कैसे मनमाने तरीके से करोगे। तो फिर ये उपखंड 4 और 5 को चुनौती किसने दी? मिनरल मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 ने। इन्होंने कहा कि आप जो कर रहे हो वो गलत है और न्यायिक पुनरावलोकन होना चाहिए उसका भी। और मतलब न्यायालय आपको प्रश्न कर सकता है, न्यायालय की समीक्षा हो सकती है आप जो संविधान संशोधन करते हो, ठीक है। तो फिर उसके तहत मिनरल मिल्स वाद के तहत उपखंड 4 और 5 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, ठीक है। उपखंड 4 और 5 को असंविधान 1980 में आया। कब? 1976 में। 1980 में मिनरल मिल्स वाद आया और उसने फिर संविधान में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर रिपोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाँ इनकी बात बिल्कुल सही है। इस तरह से संसद कोई भी कानून बनाएगी तो वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगा, मतलब न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। ये समझ में आ गई बात आपको। चलो उसके बाद क्या है, उसके बाद इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण। तो सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे के आधार पर 29वां संविधान संशोधन 1975 को अविधिमान्य घोषित किया। ये विशेष याद रखना आप इसको कि इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण वाद जो आया था ना आपने उस टाइम, न्यायिक पुनरावलोकन, ये मैंने बताया था अभी आप ऊपर आपको, ये रहा है ना, ये रहा इंदिरा गांधी में 1975। इसमें विधि का शासन, न्यायिक पुनरावलोकन, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, ये सब आई थी। तो इसी के तहत है ना हमने 29वें संविधान संशोधन 1975 को अविधिमान्य घोषित किया था। 29वें संविधान संशोधन 1975 को अविधिमान्य घोषित किया। अब 29वां संविधान संशोधन क्या है वो सब आगे आ जाएगा आपके, ठीक है। मैं आज ज़्यादा लंबी क्लास खींचना नहीं चाहता, आपको जल्दी जल्दी सब कुछ बता देता हूँ, है ना, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अब जो है हमारे जो खास बातें थी ना, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हमने जो ऊपर का जो पढ़ा है ना और उसमें से मोस्टली सवाल आएंगे, मोस्टली अगर लेवल का पेपर बनेगा ना, थोड़ा लेवल का, थोड़ा ढंग का, जैसे कि RO EO RPSC RS, है ना, तो उसमें से ऊपर के सेंसन में से ही आपको सवाल देखने को मिलेंगे। मैं ये क्लियरली बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल सब ने रट लिए है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ, किसने किया, है, 5वां 7वां 15वां, फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट रखे हैं, बाकी सबको पता है मोस्टली। और पैटर्न भी आजकल चेंज हो गया। अब वो नॉर्मल क्वेश्चन गए, अब जो ऑप्शनल आते थे, एक क्वेश्चन पूछ लिया, एक 1 लाइनर क्वेश्चन, सीधा एक क्वेश्चन और एक आंसर उसका सीधा। अब तो कई कोड दिए होते हैं, वो कोड सिलेक्ट करने होते हैं हमको, है ना। तो अभी जो हमने ऊपर का पढ़ा है ना वो बेस्ट है ना। अब मैं आपको ऊपरी यहाँ से बातें बता दूंगा कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात करते हैं हम, ठीक है। पहला संविधान संशोधन है, पहला संविधान संशोधन है कि 1951। सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 अंतरिम संसद ने किया था, आपको पता होगा, ये फर्स्ट संविधान संशोधन, है ना। और इसके तहत क्या कहता है कि इसमें 3 प्रावधान किए। राज्य जो है वो समाज के पिछड़े तबकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है ना। राज्य समाज के विशेष तबकों के लिए, पिछड़े तबकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। प्लस 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार जोड़ा गया और आर्टिकल 19 में युक्त प्रतिबंध जोड़े गए, ठीक है। आर्टिकल 19 मतलब आर्टिकल 19 जानते हो ना, वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें भी प्रतिबंध जोड़े गए। प्रतिबंध मतलब कि 19(2) से 19(6) तक, 19(1) A B C D E F G तक, है ना। और उसके बाद जो 19(2) से 6 वो उन सभी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए थे, वो आर्टिकल 19(1) में युक्त प्रतिबंध लगे थे उस टाइम, ठीक है। उसके बाद है 5वां संविधान संशोधन 1955। मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसमें से मोस्टली आपको देखने को मिल जाएंगे, बाकी इतने कुछ खास थे नहीं मुझे लगे, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। 5वां संविधान संशोधन हुआ 1955 में। इसके तहत क्या किया हमने, 5वां संविधान संशोधन हुआ 1955 में। इसके तहत हमने आर्टिकल 3 के तहत कोई संशोधन करना हो तो संबंधित राज्य को कितनी समय सीमा दी जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा ये तय किया गया। देखो आर्टिकल 3 क्या था कि भाई राज्य का नाम सीमा में अगर कोई परिवर्तन करना है ना, आर्टिकल 3 हमने यही पढ़ा था ना, नाम अगर सीमा में कोई परिवर्तन करना हो, ये आर्टिकल 3। और आर्टिकल 3 में साधारण बहुमत से संशोधन होगा, आपको पता है, मैंने बताया था, ठीक है। तो आर्टिकल 3 के तहत अगर किसी राज्य की सीमा में कोई संशोधन करना है ना, अगर किसी राज्य की सीमा में अगर कोई संशोधन करना है तो उस राज्य को समय सीमा दी जाएगी, है ना।
तो संबंधित राज्य को कितनी समय सीमा दी जाएगी, ये राष्ट्रपति तय करेगा। ये कौन तय करेगा, राष्ट्रपति। और ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ, 5वें संविधान संशोधन के तहत हुआ, है ना। आज यार क्या है ये, ऐसे लैग क्यों कर रहा है PDF। हाँ ठीक है। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन, 2 राज्यों के लिए एक ही गवर्नर, है ना। 7वां संविधान संशोधन तो आप सब जानते हो, 7वां संविधान संशोधन तो 1956 ये फजल अली आयोग के बाद, सिफारिशों के बाद आया था। तो 2 राज्यों के लिए एक ही गवर्नर, 2 राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल, है ना। 2 राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल। फिर राज्यों की ABCD श्रेणियाँ समाप्त हो गई थी, ठीक है। फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाईकोर्ट का प्रावधान, है ना। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाईकोर्ट का प्रावधान किया गया था इसके तहत। और फिर ये है कि किसी यूटी को किसी राज्य के हाईकोर्ट के अधीन रखा जा सकता है, किसी केंद्र शासित प्रदेश को किसी राज्य के हाईकोर्ट के अधीन रखा जा सकता है। अभी वर्तमान में 3 हाईकोर्ट ऐसे हैं जो संयुक्त रूप से, है ना, केंद्र शासित प्रदेशों के भी वहीं लगते हैं जो राज्य के लगते हैं ना, इस तरह से। और हाईकोर्ट ये हम डिस्कस करेंगे हाईकोर्ट वाले टॉपिक में अच्छे से। और उसके बाद ये हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश एंड कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान, है ना। हाईकोर्ट में जो अतिरिक्त न्यायाधीश एंड कार्यकारी न्यायाधीश है ना हाईकोर्ट में, उनका प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश शायद 126 में कार्यकारी न्यायाधीश है ना। तो इसी तरह से हाई कोर्ट में भी होंगे, है ना। तो हाई कोर्ट में जो अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट में तो 126 आर्टिकल के तहत है, अब हाई कोर्ट में तो वो इस प्रावधान के तहत नियुक्त किया गया था, ठीक है। इनको चलो, ये सब बातें हुई थी 7वें संविधान संशोधन में। उसके बाद अपन बात करते हैं ये कौन सा 15वां संविधान संशोधन 1960। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष कर की गई। कौन सा संविधान संशोधन, 15वें संविधान संशोधन के तहत 1963 में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु, रिटायरमेंट एज जो होती है ना, वो 60 थी पहले, अब उन्होंने बढ़ा के 62 वर्ष कर दी। बोला कि 62 वर्ष होंगे तब उनको रिटायरमेंट मिलेगा, ठीक है। और हाईकोर्ट के रीट जारी करने के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया। हाईकोर्ट का जो रीट जारी करने का जो क्षेत्राधिकार था ना, उसको भी बढ़ाया। हाईकोर्ट के रीट जारी करने का क्षेत्राधिकार को भी बढ़ाया, ठीक है। 26वां संविधान संशोधन 1971। 26वां सिंपल सा है, इतना कुछ खास है नहीं, बट 26वां संविधान संशोधन 1971। प्रीवी पर्स की सुविधा को समाप्त किया गया। क्या किया गया, प्रीवी पर्स की, राजा और सामंता, प्रीवी पर्स से मतलब है पेंशन। पहले क्या होता था कि जब ये जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय मैंने बताया था ना कल भी शुरुआत में कि बहुत सारी विडंबनाएं थी। हमने संविधान लागू कर दिया था, लेकिन लोगों तक उसको केवल कहने से लागू कर पाना नहीं होता है ना, हर व्यक्ति के जहन में उतारना होगा संविधान, तब जाके एक सही लोकतंत्र की मतलब व्याख्या हो पाएगी। हमारा भारत जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य हम जो बात करते हैं, वो सही रूप में तब हो पाएगा। तो उसमें उस टाइम क्या था कि राजाओं को पेंशन देती थी, ये प्रीवी पर्स की सुविधा थी उनको, है ना। तो ये प्रीवी पर्स की सुविधा को समाप्त कर दिया गया 26वें संविधान संशोधन 1971 के तहत। फिर आया 21वां संविधान संशोधन 1972, है ना। 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1972। इसमें लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 525 से बढ़ाकर, मेरी बात सुनो, ये जो संविधान संशोधन हुआ था अपने 7वां संविधान संशोधन, है ना। हाँ, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन में, है ना, सीटें 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई थी, है ना। मुझे याद आ रहा है, पूंछी आयोग की कुछ, ये 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई, 7वें संविधान संशोधन में की गई थी, ठीक है। और 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, ये कर दी गई 31वां संविधान संशोधन 1972 में, ठीक है, 1972 में, बरोबर, ओके। अब आते हैं हम 41वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत क्या कहते हैं, स्टेट PCS एंड जॉइंट PCS की सेवानिवृत्ति आयु देखो, अगर हमें कहे कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु, है ना, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई, तो वो 15वें संविधान संशोधन के तहत की गई। लेकिन अगर पूछे कि स्टेट PCS मतलब कि ये लोक सेवा जो स्टेट हमारे जो होते हैं ना, RPSC, है ना, स्टेट PCS पब्लिक RPSC, है ना, RPSC है। और जॉइंट PCS मतलब संयुक्त लोक सेवक आयोग है ना। ये RPSC जो हमारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, या जॉइंट PCSC मतलब कि जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है, इन सब की जो सेवानिवृत्ति आयु है ना, सेवानिवृत्ति आयु वो 60 वर्ष से 62 वर्ष की गई। ये कौन सा संविधान संशोधन, ये 41वां था। वो कौन सा था, 15वां था। ये कौन सा है, 41वां। 15वां किससे संबंधित है, हाईकोर्ट के सेवा रिटायरमेंट आयु 60 से 62। 41वां किससे संबंधित है, अपने स्टेट PCS एंड जॉइंट PCS जो है उनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन, अब देखो 42वां संविधान संशोधन, इसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहते हैं ना। ये तो हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। ये तो 42वां संविधान संशोधन, बस देखो हो जाएगा अभी आपका, है ना, टॉपिक। चलो 42वां संविधान संशोधन, तो अभी 42वें संविधान संशोधन में संसद द्वारा भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी बाध्यकारी कर देगी। देखो 42वां संविधान संशोधन हमारा एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा, और ये कब हुआ था, इंदिरा गांधी के समय। कब हुआ था ये,
इंदिरा गांधी के समय, उस समय इंदिरा गांधी के समय ये हमारा उस टाइम बहुत बड़ा मतलब 1971 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध भी चल रहा था। उस समय हमारा जैसे वैसे ही इमरजेंसी लगी हुई थी देश में, और उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने 1975 में एक और इमरजेंसी लगा दी थी, जिसके तहत हमारा आर्टिकल 19 का भी रद्द कर दिया था, है ना। आर्टिकल जो 19 है ना, 19 वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस वो हमारा ऐसा है कि आर्टिकल 352 का जब हम यूज करते हैं तो हमारे जो आर्टिकल 19 जो है निलंबित नहीं होता। लेकिन आर्टिकल 356 के तहत अगर आर्टिकल 352 में एक और प्रावधान किया गया है कि अगर हम देश में सशस्त्र विद्रोह, जो भी हमने सशस्त्र अशांति, देश में अगर अशांति चल रही हो ना, तो उसके तहत भी हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो उस समय इंदिरा गांधी जी ने इसका फ़ायदा उठाया था और फिर आर्टिकल 19 का भी हनन कर दिया था हमारे, है ना। आर्टिकल 19 भी हमारे जो बोलने की अभिव्यक्ति थी ना, वो भी छीन ली थी उस समय, मतलब इमरजेंसी के टाइम में, फिर वापस दे दी थी। वो तो ऐसा नहीं कि अपन लोग बोलने नहीं गए, बट वो धरना वगैरह वो सब बंद कर दिए थे उन्होंने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अपन बात करते हैं एक एक। तो उन्होंने देखो 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने क्या क्या फेरबदल किए, वो अपन बात करते हैं, ठीक है। क्या क्या फेरबदल किए उन्होंने, अपन वो बात करते हैं। पहला क्या किया इन्होंने, पहला क्या, संसद द्वारा भेजे गए विधेयक, मैंने कहा था ना, मैंने कहा उस देखो 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। उस समय तो उन्होंने कहा था कि भाई संविधान संशोधन विधेयक अगर संसद से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्यकारी है, वो चॉइस, वो तो अभी भी है। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कहा कि नहीं, संसद में अगर कोई विधेयक पारित हो गया दोनों सदनों से, तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो सीधा सीधा साइन करेगा ही करेगा, है ना, उसको साइन करने ही करने हैं। तो ये बाध्यकारी की मतलब राष्ट्रपति को तो मतलब कुछ शक्तियाँ ना, मतलब हम कहते हैं कि राष्ट्र भारत का प्रथम नागरिक होता है, लेकिन उसके पास केवल साइन कराने के अलावा कुछ काम है नहीं उनके पास, है ना। वो सब इस तरह से होता है हमारा, सारी शक्तियाँ तो मतलब औपचारिक प्रमुख वो है, बाकी वास्तविक प्रमुख तो प्रधानमंत्री होता है ना। और उस समय इंदिरा गांधी थे वास्तविक प्रमुख, ठीक है। तो ये हो गया। तो उसके बाद हमारे क्या हुआ कि ये एक तो ये छीन लिया, अर्थात पुनर्विचार ये तो नहीं, मतलब राष्ट्रपति पुनर्विचार है तो उस विधेयक को लौटा ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के रीट जारी करने की शक्ति को सीमित एंड कमजोर कर दिया। इनकी जो रीट जारी करने की शक्तियाँ थी ना, आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट की आर्टिकल 226 226, तो रीट जारी करने की शक्तियाँ ही उन्होंने कमजोर कर दी, सीमित कर दिया कि रीट जारी नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसने भी कुछ सिफारिशें दी थी। इसके तहत मूल कर्तव्य 10 जोड़े गए, है ना, 10 मूल कर्तव्य नहीं, सॉरी, मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, स्वर्ण सिंह ने तो कुल टोटल मिला के शायद 8 ही कहे थे, है ना, कि 8 मतलब मूल कर्तव्य जोड़े जाए। और उसमें 8 में भी मूल कर्तव्य उन्होंने एक अलग से एक मूल कर्तव्य का नाम बताया था, और वो फिर हमारे संविधान सभा ने या मतलब जो भी समिति ने या संसद ने उसको नहीं माना था। फिर हमने हमारे स्वर्ण सिंह ने 8 किए थे, है ना, स्वर्ण सिंह ने जो सिफारिश दी थी वो 8 की दी थी, और हमारे जो संसद ने एक्सेप्ट किए वो 10 किए, दो और जोड़े थे, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद DPSP नीति निर्देशक तत्व 39B और 39C को लागू करते समय फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर सकते हैं। देखो मैंने कहा था ना कि मतलब मौलिक अधिकार तो बहुत ही हनन हुआ था उस समय, तो मौलिक अधिकार 39B और 39C को लागू करते समय आर्टिकल 39B और 39C, ये 39B और 39C क्या है, DPSP है। DPSP में 39B का मतलब है हमारा कि मतलब कि भौतिक संसाधनों का केंद्रीकरण, है ना। ये भौतिक संसाधनों का केंद्रीकरण से, भौतिक संसाधन है ना, उनका सही से आवंटन होना चाहिए, भौतिक संसाधनों का सही से आवंटन होना चाहिए। और 39C में कहा गया है कि आर्थिक जितने भी आर्थिक संसाधन है ना, उनका भी सही से आवंटन होना चाहिए और केंद्रीकरण नहीं होना। राज्य इस बात का ध्यान रहे कि उसका केंद्रीकरण नहीं हो, है ना। ये 2 आर्टिकल है। तो इन 2 आर्टिकलों को लागू करते समय भी मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है। और वो भी कौन कौन से, आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 आप जानते हो, आर्टिकल 21 भी आप जानते होंगे, है ना। आर्टिकल 21 प्राण स्वतंत्रता, आर्टिकल 20 में हमारे गिरफ्तारी से संबंधित है, ठीक है। मतलब कि 20 में वही है अपने 20 में 3 पार्ट है, 20(1), 2 और 3, जिसमें दोहरे दंड और भूत लक्षण विधि के ऊपर हमारी जो गिरफ्तारी होगी हमें जानने का अधिकार है ना। और फिर क्यों हमारे उसमें कुछ 2 सिद्धियाँ छिपाई गई है, ठीक है। चलो उसके बाद मतलब कि DPSP जो है मौलिक कर्तव्य, चलो DPSP जो अपने DPSP जो है नीति निर्देशक तत्व 39B और C को लागू करते समय जो है वो मौलिक अधिकार 20 और 21 का हनन हो सकता है, उल्लंघन हो सकता है। फिर उन्होंने 42वें संविधान क्या जोड़ा कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, है ना, और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ऐसे नहीं कि एग्जाम में हमारे पास आएगा ये चीज़ की, ये नहीं मिलेगा आपको और नहीं मिलेगा, है ना,
केवल अखंडता लिखा हो तो ये गलत है। अगर कोई ऑप्शन है ही नहीं और वाला तो ठीक है, तो आप इसको कर देना, बट अगर और लिखा हो तो और वाला सेलेक्ट ज़्यादा प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बाद होगा अपने, उसके बाद इसमें बहुत सारे और प्रावधान किए गए थे, ठीक है। और भी हम देखते हैं कि 7वीं अनुसूची में परिवर्तन, 7वीं अनुसूची में भी परिवर्तन किया गया था। 7वीं अनुसूची में क्या परिवर्तन किया गया था, तो देखो 7वीं अनुसूची में क्या होगा, तो 7वीं अनुसूची के जो विषय थे ना, राज्य सूची के जो विषय थे, उनके उन कुछ विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया था, ठीक है। समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। तो वो कौन कौन से थे, एक तो शिक्षा थी, एक वन थे, वन्य जीव और नापतोल। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, शिक्षा, वन, वन्य जीव और नापतोल। ये 4 विषय ऐसे थे जो पहले हमारे पास राज्य सरकार केवल कानून बना सकती थी, लेकिन ये अपने 42वें संविधान संशोधन के बाद अब ये समवर्ती सूची का विषय है और अब इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। अब है प्रशासनिक अधिकरण लाए गए थे। प्रशासनिक अधिकरण मतलब, ठीक है, ये ट्रिब्यूनल्स थे प्रशासनिक, ठीक है। तो जिसके तहत फॉर एग्जांपल CID, CBI, ये जो इंक्वायरी थी ना, ये ED, ये जो प्रशासनिक अभिकरण है, ये सब लाए गए थे। फिर इसमें क्या है, मैंने लिखा है ये सब कि आर्टिकल 39A, 39F, 43, 43A, 48A, ये सब DPSP में जोड़े गए थे आर्टिकल, है ना। आप DPSP पढ़ोगे तो 39A भी आपको समझ में आ जाएगा, 39F भी, 43A भी। मैं लेके आऊँगा DPSP का पक्का वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये सब जोड़े गए थे, बरोबर। तो अभी ये 42वां संविधान संशोधन। अब 44वां संविधान संशोधन में कुछ नहीं है। 44वां संविधान संशोधन बस यही है कि जो भी 42वें संविधान संशोधन में जो संविधान में उलट पुलट की थी ना, उसको वापस मोरारजी देसाई ने सही करा है कि भाई नहीं, ये नहीं हो सकता, काफ़ी कुछ गड़बड़ कर दी है हमने, तो उसको जो सही करा वो मोरारजी देसाई ने करा है, ठीक है। वो मोरारजी देसाई ने सही करा। अब क्या सही करा है वो देखते हैं। देखो, पहली बात तो वही उन्होंने सही कर दी। क्या कहा था उस समय, ये इंदिरा गांधी ने कहा था कि भाई कोई भी संसद में कोई विधेयक जाएगा तो वो संसद से अगर कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता तो राष्ट्रपति बाध्य है उसमें। तो उन्होंने कहा था, मोरारजी देसाई ने कहा 44वें संशोधन किया और कहा कि नहीं, एक बार उसके पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है, ठीक है। ये संशोधन किया। फिर हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के रीट जारी करने की शक्तियों को पुनः यथावत बढ़ाया गया। हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के रीट जारी करने की शक्तियों को पुनः यथावत बढ़ाया गया, मतलब कि वो रीट जारी करने की शक्तियाँ सीमित कर, मतलब 42वें संविधान संशोधन में जो भी गलतियाँ की वो अपने 44वें संविधान संशोधन करके मोरारजी देसाई ने सब सही करने की कोशिश करी थी उन्होंने, ठीक है। और फिर राष्ट्रपति आपातकाल प्रावधान पर तभी हस्ताक्षर मंजूरी देंगे जब संसद उन्हें लिखित में दे, ठीक है। ये भी बात है कि राष्ट्रपति जब आपातकाल का जो प्रावधान होगा, मतलब इमरजेंसी अगर देश में लगानी होगी, पर तभी हस्ताक्षर करेंगे जब संसद उन्हें लिखित में देगी, है ना, जब संसद पार्लियामेंट जो हमारी जो है वो लिखित में देगी, ठीक है। और आर्टिकल 352 में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह। देखो मैंने कहा था ना 1975 में एक शब्द था आंतरिक अशांति, हमारे संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, आंतरिक अशांति था। और उसी के तहत हमारे 1975 में इंदिरा गांधी ने जो दूसरा इमरजेंसी आपातकाल घोषित किया था, वो इसी के तहत किया था, आंतरिक अशांति। और इसको क्या करते, इसको लागू करते समय, है ना, हमारा आर्टिकल 19 भी हनन हो जाता है ना, आर्टिकल 19 भी हमसे छीन लिया जाता है। तो इंदिरा गांधी को चाहिए था, क्योंकि उस समय उनके खिलाफ बहुत सारी नारेबाजियाँ हो रही थी, है ना, तो उसको बंद, हड़तालें हो रही थी, तो उन सबको बंद करने का एक ही ऑप्शन था, ये आंतरिक अशांति घोषित करके इमरजेंसी लगा दो। तो वो लगाए उन्होंने, तो बस कुछ नहीं, 44वें संविधान संशोधन के मोरारजी देसाई को लगा कि नहीं भैया आंतरिक अशांति तो गड़बड़, वर्ड ही गड़बड़ है यहाँ से, है ना, इस वर्ड को हटाओ और कुछ और यूज करो। तो फिर इस वर्ड को हटा के हमने सशस्त्र विद्रोह वर्ड यूज किया था। क्या यूज किया था, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। अब हमारे संविधान में सशस्त्र विद्रोह वर्ड है, सशस्त्र विद्रोह वर्ड है। और ये सशस्त्र विद्रोह से मतलब है कि जो सेना जो है, शस्त्र के सेना का विद्रोह है, ठीक है, ओके। कैसी भी आपातकालीन स्थिति में आर्टिकल 20 और 21 हमेशा जिंदा रहेंगे, इन्हें राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता। कैसी भी सिचुएशन हो, है ना, ये कैसी भी सिचुएशन होंगी तो आर्टिकल 20 और 21 हमेशा जिंदा रहेंगे, इन्हें राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता। समझ लो इस चीज़ को, ठीक है। तो ये आर्टिकल 20 मैंने बताया ना, अपराधों के लिए अगर दोष सिद्धि है, 21 में प्राण है, देश स्वतंत्रता, ये हमेशा प्राण, जीवन जीने का अधिकार कौन छीन सकता हमसे, है ना, ये तो फिर क्या मतलब लोकतंत्र के होने का। तो 20 और 21 हमेशा जिंदा रहेंगे। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन कितना हुआ, अरे 40 मिनट आज भी हो जाएगी। 52वां संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल कानून लाया गया, ठीक है। उसके बाद आया 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली को एनसीआर नेशनल, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया, ठीक है, दिल्ली को। और इसके तहत विधानसभा में 70 सीट, कितनी, विधानसभा में 70 सीट। और देखो हम सबको है ना 15% दी गई है, 15%, मतलब कि विधानसभा सीटों का 15% जो होगी वो हमारी मंत्रिमंडल होगी, जबकि दिल्ली के पास 10% है विधानसभा सीटों की, 10%, मतलब कि 10 मतलब 7, तो 60 सीटें मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की होगी। और इसमें जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है ना, वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, ये चीज़ें होगी। और
दिल्ली एनसीआर में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन, राज्यपाल करता है। ठीक है। फिर उसके बाद 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, इसके तहत क्या किया गया, NC/SC और NC/ST को अलग किया गया। मतलब पहले हमारे संविधान में 338 आर्टिकल जो था वो NC/ST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है ना, मतलब कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की था। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये दोनों अलग अलग किए गए। किस संविधान संशोधन के तहत, 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है। उसके बाद 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो 15% सीटों वाला मैंने कहा था ना, अभी समझाया आपको। तो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। फिर 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सहकारी समिति का प्रावधान, सहकारी समिति का प्रावधान, और उसके तहत आर्टिकल 19B, आर्टिकल 43B एंड भाग 9B को जोड़ा गया। ठीक है। ये आर्टिकल 19B तो मौलिक अधिकार, आर्टिकल 43B DPSP, ठीक है, और भाग 9B को जोड़ा गया। 9B को समझ सकते हो ना आप, ये पूरा अपने ये 74वां अपने ये सहकारिता से संबंधित पूरा है ना। आर्टिकल मतलब भाग 9A और भाग 9B। तो भाग 9 तो है ग्राम पंचायतों से, भाग 9A नगर पालिका से और भाग 9B सहकारिता संबंधित है। तो ये वो भाग है। ठीक है। और उसके बाद 102वां संविधान संशोधन 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है। क्या होता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है। फिर 103वां संविधान संशोधन 2019 में, फिर इसके तहत तो 103 संविधान EWS को 10% आरक्षण दिया गया और आर्टिकल 15(6) और 16(6) जोड़ा गया। EWS को जब आरक्षण दिया गया तो वो कहाँ जोड़े गए, तो वो 15(6), आर्टिकल 15(6) और 16(6) में जोड़े गए। समझ रहे हो इस चीज़ को। ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन जो अभी हुआ है, तो इसके तहत क्या प्रावधान किया गया कि SC/ST है ना, SC/ST आरक्षण जो था, SC/ST जो आरक्षण है ना, लोकसभा सीटों में, राज्यसभा सीटों में, राजनीति में जो आरक्षण है हमारा, तो वो 10 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया। ये कितनी बार बढ़ चुका है, ये अब 8वीं बार बढ़ चुका है ना, ये 8वीं बार बढ़ चुका है। ये कौन सा आर्टिकल में SC/ST आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ाने का प्रावधान किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 334 में। ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे। ठीक है। तो और फिर आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति निबंधन के, ये तो मोदी सरकार के टाइम में आपको पता है आंग्ल भारतीय जो है निश्चित कर दिए गए हैं ना, आंग्ल भारतीय जो है वो निश्चित कर दिए। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक पूरा होता है। कोशिश की है आपको कि सब सही से समझा सकूं, फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। आप इतनी आशा करूंगा कि RK स्टडी ग्रुप से जो भी मैं आपको कुछ रिवीजन में सिखा पा रहा हूँ, और अगर आप मेरे से सीख पा रहे हो तो ये मेरे लिए बेस्ट है ना, कि अगर मेरे से कोई एक भी सीख पा रहा है ना इससे, तो मेरे लिए बेस्ट है। कोशिश रहेगी मेरी कि कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आओ, इससे भी बढ़िया। और मुझे पता है नोट्स में कुछ कम, मतलब नोट्स में मैंने काफ़ी शॉर्ट्स में बना रखे, तो आपको समझने में काफ़ी दिक्कतें आ रही होगी, इसके लिए मैं कुछ सॉल्यूशन निकालूंगा, है ना। बट अगर आपको सही लगे तो मुझे मोटिवेट करना, फिर मैं बेटर कर पाऊँगा इसके लिए, है ना। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो अगर सही लगे तो कर दीजिएगा, है ना। बट मेरा काम है एक बार आपको समझाना, तो मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। आज हमारा संविधान संशोधन टॉपिक मोस्टली 80 से 80% हमने कवर कर दिया है। मैं 100% नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूरे नहीं करवाए, बट पूरे करने भी नहीं है। अगर कर सको तो करो, आपके पास टाइम है, बट अभी मोस्टली इंपॉर्टेंट यही है, इसी में से देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है। चलो, अगर PDF अवेलेबल करानी तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको PDF ये पूरी की पूरी सेंड कर दूँगा, है ना। ये एकदम अच्छे से व्यवस्थित आपको समझा दिया मैंने, और PDF आपको वैसे की ऐसे मिल जाएगी। ठीक है। आप मुझे कमेंट करना, मैं भेज दूँगा आपको। ठीक है। कमेंट में मुझे पता चलेगा। चलो ठीक है।